नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केवी। तो आज की इस वीडियो में हम 1 सितंबर 2022 को रेलवे ग्रुप डी का तीसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और 17 से लेकर के 30 अगस्त तक जो आपके 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उसकी अगर आप लोग ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, स्टैटिक जीके से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो स्टैटिक जीके में एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा चुनाव है जो कि आपके राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं करवाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग होता है किसी भी राज्य में, उसके द्वारा मुख्य रूप से पंचायत और जो आपके नगर पालिका के चुनाव हैं वही कंडक्ट करवाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव भी होता है वह चुनाव हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो ऑप्शन में राज्य विधानसभा का चुनाव था जो कि आपके राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं करवाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड है, कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो अनुच्छेद 53 का क्लॉज 1 है उसी में ये बताया गया है कि हमारे यहाँ पर जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी इतिहास की घटना सुमेलित है। तो कई सारी आपको इतिहास की घटनाएं दी गई थी और जो आपके ऑप्शन थे उसमें से हमारा चौरी चौरा कांड वाला सुमेलित था जो कि आपके 1922 में हुआ था। बाकी आपको ध्यान रखना है कि रॉलेट एक्ट 1919 में आया, खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में, चौरी चौरा कांड आपका 1922 में, काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में, साइमन कमीशन भारत में 1928 में आता है, डांडी मार्च 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, ये तीसरी बार पूछा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए विश्व बैंक की मदद से कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो ये जो हमारी योजना है इसका नाम है नई मंजिल योजना। ध्यान रखिएगा कि करंट गवर्नमेंट के द्वारा 8 अगस्त 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के अंतर्गत हमारे देश में जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के 17 से 35 साल के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर नई मंजिल योजना भारत सरकार ने शुरू की थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि NHRC का फुल फॉर्म क्या है। तो सिंपल सा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका पूरा नाम है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा और अगर हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की गणना का फार्मूला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्राहक का खर्च क्या है, निवेश क्या किया गया है, सरकार का खर्च क्या है, निर्यात क्या है और आपका यहाँ पर जेड कितना है। जेड क्या होता है, तो जेड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमारे डोमेस्टिक रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे नेट इनकम अर्न बाय फॉरेन रेजिडेंट्स जो कि आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से प्राप्त किए हैं। तो बस आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है जो कि आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद का है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बेसिलिका ऑफ बोम जीसस नाम का जो चर्च है ये कहाँ पर स्थित है। तो तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब आपके चर्च से प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उसमें भी बेसिलिका ऑफ बोम जीसस शामिल है
और ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा। सेंट फ्रांसिस चर्च की बात करें तो ये आपके केरल में है। सेंट थॉमस ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये आपको तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मिलेगा। से कैथरीन और से कैथेड्रल की बात करते हैं तो ये दोनों भी आपको गोवा में मिलेंगे। सांता क्रूज बेसिलिका की बात करें तो ये आपके केरल में है। इसी प्रकार से वेलानकन्नी की बात करें तो ये चर्च भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि बांध से कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो तीसरी या चौथी बार आपके डैम से भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डैम से हमारे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो खेतों की सिंचाई की सुविधा होती है, इसके अलावा पेयजल और औद्योगिक उपयोग के हेतु जल का यूज किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण हो गया, जल विद्युत उत्पादन हो गया, अंतर्देशीय नौ परिवहन हो गया, मनोरंजन हो गया। तो ये सारे आपके बांध से लाभ हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन होगा वो आपके बांध से नुकसान में काउंट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो वो आपका शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1951 को और ये आपके 31 मार्च 1956 तक चला था। ध्यान रखिएगा, ये आपके हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित था और हमारे देश में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थीं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है ये हमने सोवियत संघ से लिया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021-22 के अनुसार भारत में गैर अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है। देखिए, अगर हम लोग नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज की बात करते हैं तो ऐसा आपको कोई भी प्रावधान देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके अनुसूचित भाषाओं की संख्या ही पूछी गई थी, क्योंकि ऑप्शन में आपको 12, 14, 22 और 28 दिया गया था और आप सभी को ये पता है कि हमारे संविधान में टोटल 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको 8वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। मूल संविधान जब हमारा लागू हुआ था तो उस समय जो ये भाषाएं हैं इनकी संख्या 14 थी। आज पूछा गया कि सिंधी को कब ऐड किया गया था। तो 1967 में 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को ऐड किया गया। उसके बाद में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में ऐड किया गया। वहीं पर अगर हम लोग बोडो, डोगरी और मैथिली के साथ साथ संथाली की बात करते हैं तो इनको 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2004 में आपके 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जास्कर, महादेव, पीर पंजाल और काराकोरम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा महादेव है ये आपके सतपुड़ा की पहाड़ियों का हिस्सा है और अगर हम लोग बात करते हैं महादेव की तो ये आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। बाकी काराकोरम हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, पीर पंजाल हो गया, जास्कर हो गया, तो ये सारे हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला के हिस्से हैं। अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। तो करंट अफेयर्स से एक प्रश्न पूछा गया था कि मिताली राज जिन्होंने आपके 2022 में संन्यास लिया है किस खेल से संबंधित हैं। तो मिताली राज जो कि पूर्व भारतीय कप्तान भी रही हैं और महिला क्रिकेट का आप इन्हें सचिन तेंदुलकर भी कह सकते हैं और इन्होंने ही हाल ही में संन्यास लिया है। तो ये आपके क्रिकेट की प्लेयर थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड है वो मिताली राज के ही नाम पर है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल से ज़्यादा का कैरियर का जो रिकॉर्ड है वो भी आपके मिताली राज के ही नाम पर है। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी तीसरी या चौथी बार पूछा गया कि 230 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये आपके कहाँ पर खोला गया। तो ये जो पार्क है ये खोला गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में और ये प्रश्न ऑलरेडी 3 बार आ चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जून 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने श्रेष्ठ योजना को लॉन्च किया है। तो बताइए मंत्री कौन है। दरअसल योजना मैंने अपनी तरफ से ऐड कर लिया है। प्रश्न आपसे यही पूछा गया था कि एक योजना लॉन्च की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा। तो इन मंत्री का नाम आपको बताना था। तो मध्य प्रदेश राज्य से ये हमारे मंत्री हैं,
इनका नाम है वीरेंद्र कुमार खटीक। वैसे अगर हम लोग श्रेष्ठ योजना की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इस योजना का पूरा नाम है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। यानी कि जो भी आपके आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर हाई स्कूल के बच्चों के लिए रेजिडेंशियल एजुकेशन की व्यवस्था इस स्कीम के अंतर्गत की गई है। अब चलते हैं केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री से एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी श्वसन अपक्रिया है। तो इसको आप लोग बायोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको 4 रिएक्शन दी गई थी और उसमें से आपको रेस्पायरेशन वाली रिएक्शन बतानी थी। तो सिंपल सा है, आपको पता होगा आपके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यहाँ पर पानी बाहर निकलता है और यहाँ से जनरेट होती है एनर्जी। तो ये आपका सही रिएक्शन हो जाएगा श्वसन का। पहले भी 2-3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फेरस सल्फेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो इसको गर्म करने से कौन सा उत्पाद बनेगा। तो फेरस सल्फेट को गर्म करने के बाद में एक तो आपका बनता है फेरिक ऑक्साइड, ये देख सकते हैं फेरिक ऑक्साइड है। फिर आपका SO2 बन रहा है और यहाँ पर बनता है SO3 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पर उत्पाद के रूप में बनते हैं। और ये प्रश्न भी ऑलरेडी 2-3 बार पूछा जा चुका है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब हम लोग फेरस सल्फेट की बात करते हैं और इसके साथ साथ हम लोग जल के 7 अणुओं को ऐड कर देते हैं तो इसी को हम लोग ग्रीन बेट्रियोल भी कहते हैं। तो ग्रीन बेट्रियोल कई बार पूछा जाता है कि किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फेरस सल्फेट जो आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है उसी को हम लोग ग्रीन बेट्रियोल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका जो क्वथनांक है वो सबसे ज़्यादा है। तो आपके सामने इस प्रकार से 4 कंपाउंड दिए गए थे, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और आपका यहाँ पर बुझा हुआ चूना था। तो आप बिना बुझा हुआ चूना था। तो इसका जो क्वथनांक है वो इनमें सबसे ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा एल्काइन समूह का पहला सदस्य है। तो ध्यान रखिएगा, एल्काइन समूह की बात हो रही है और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि n की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं होती है। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं होगी, इसकी वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे पहली बार में। तो फॉर्मूला आता है C2 2 × 2 यानी कि H2। तो इसी को आप लोग एथाइलिन या फिर एसिटिलीन भी कहते हैं और ये हमारे एल्काइन समूह का पहला मेंबर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे विनोद भाई साहब हैं जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, इनकी पत्नी जाती है बाज़ार में। तो विनोद की पत्नी है तो ये आपके डिटर्जेंट की जगह पर कोई और चीज़ खरीद करके घर पर ले आती हैं और उसके बाद में उसी चीज़ से ये विनोद का एक शर्ट होता है जो कि काफ़ी रंगीन होता है, उस शर्ट को धो देती हैं और इसके बाद में विनोद का जो शर्ट है उसका रंग यहाँ पर उड़ जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो विनोद की पत्नी है यानी कि जो भाभी जी हैं, ये बाज़ार से क्या लेकर के आई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये लाई थी बिरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर लेकर के आई थी और उसी से विनोद के कपड़े को इन्होंने धो दिया, जिसके कारण से जो इसका रंग है वो पूरी तरीके से चला गया। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ में अपक्रिया के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला ये होता है और इसे हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ये जो आपका एरो है ये क्या प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग एरो की बात करते हैं तो ये बताता है कि जो हमने यहाँ पर रिएक्टेंट लिया हुआ है वो रिएक्टेंट इस एरो के बाद में आपके कौन से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो अभिकारक में जो उत्पाद का परिवर्तन है वो इसी एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिंबल भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि अगर आपके प्रोडक्ट के सामने तीर ऊपर की ओर लगा हुआ है तो आप समझ जाइए ये गैस है। अगर तीर आपका नीचे की ओर लगा हुआ है तो समझ जाइए यह सॉलिड है या फिर अवक्षेप है।
अगर आपके तीर के ऊपर डेल्टा लगाया गया है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट है उसे हम लोग गर्म कर रहे हैं। अगर आपका इस प्रकार से डबल एरो है तो आपको ये समझ जाना है कि ये जो अपक्रिया है वो दोनों डायरेक्शन में हो रही है। जैसे कि आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनता है तो ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसी प्रकार से अगर किसी प्रोडक्ट के आगे LIQ लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो आपका लिक्विड है, और अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट के आगे AQOUS लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये आपके जल में घुलनशील है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं तो इन सभी के बारे में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2SO2 + O2 ये आपका बना रहा है 2SO3। दरअसल एक कोई रिएक्शन था ऑक्सीकारक और अपचायक से, तो मुझे प्रश्न नहीं मिल पाया एग्जैक्ट वाला, तो बस आपको समझाने के लिए मैंने ये वाला रिएक्शन ले लिया है। तो इसमें आपको बताना है कि ऑक्सीकारक और अपचायक एजेंट कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये आपका ऑक्सीकारक एजेंट है। वहीं पर अगर हम लोग SO2 की बात करते हैं तो ये आपका अपचायक एजेंट है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिसके कारण अपचयन होता है उसे हम लोग ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं, और जिसके कारण आपका ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग अपचायक एजेंट यहाँ पर कहते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपका सल्फर इस साइड में है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये आपका +4 है, लेकिन इस साइड में अगर आएंगे तो ये आपका +6 हो जा रहा है। यानी कि सल्फर का हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, और SO2 का हो रहा है, मतलब यहाँ पर SO2 आपका है अपचायक। वहीं पर अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण नंबर 0 है, और इस साइड में इसका ऑक्सीकरण नंबर -2 हो गया है, यानी कि इसका हो रहा है अपचयन। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो ये पहले भी पूछा जा चुका है। अगर हम लोग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, यानी कि आवर्त में आगे बढ़ते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये आपकी बढ़ती जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। वहीं पर अगर हम लोग आपके ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उस स्थिति में ये जो आपकी विद्युत ऋणात्मकता है वो आपकी घटती है। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में बढ़ते द्रव्यमान के साथ और कौन सा गुण था। तो आप सभी को पता होगा कि मेंडलीव के द्वारा जो उनकी पीरियोडिक टेबल है वो 1869 में तैयार हुई थी। इसको पब्लिश किया गया था 1872 में। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पब्लिश 1872 में हुई थी। और इन्होंने जो तत्वों को व्यवस्थित किया था, टोटल इनके पास में 63 एलिमेंट थे, तो इनको इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। और इसके अलावा रासायनिक और भौतिक गुणों को भी यहाँ पर काउंट किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो आपके बढ़ते द्रव्यमान के साथ साथ रासायनिक और भौतिक गुणों के ऊपर भी आधारित थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो पहले भी यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि हमारा जो सूर्य लाल दिखाई देता है, आसमान का जो नीला रंग है, टिंडल प्रभाव हो गया, या फिर तारों का टिमटिमाना हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य का जो लाल रंग है आपके सूर्यास्त और सूर्योदय के समय वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। आसमान का नीला रंग आपके सुबह पूछा गया था, तो ये भी इसी के कारण होता है। टिंडल प्रभाव की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी आपके प्रकीर्णन के कारण ही होता है। लेकिन अगर हम लोग तारों के टिमटिमाने की बात करते हैं तो ये आपके प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है, ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। अगला प्रश्न पूछा गया कि सूर्य उदय के कितने समय पहले और सूर्यास्त के कितने समय बाद तक सूर्य दिखाई देता है। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग बात करते हैं सूर्योदय की तो सूर्योदय के 2 मिनट पहले से ही हमको सूर्य दिखाई देता है, और जब आपका सूर्यास्त हो जाता है तो उसके 2 मिनट बाद भी हमको सूर्य यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, नीचे आप लोग कमेंट में मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा
कि ये जो घटना है वो किसके कारण होती है, यानी कि ये जो आपका 2 मिनट पहले दिखाई दे रहा है या फिर 2 मिनट बाद तक दिखाई दे रहा है, ये घटना आपके प्रकाश के किस फिनोमेना के कारण होती है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि यदि किसी चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये उत्तर की ओर है और यहाँ पर जो धारा है ये आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो आपको यहाँ पर चालक पर चुंबकीय बल की दिशा के बारे में बताना है। तो इसके लिए आप लोग फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है इसका यहाँ पर यूज करेंगे और इसे आप लोग जब अच्छे से अपने हाथ से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो दिशा है वो आपको नीचे की ओर मिलेगी। ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपके पूरब से पश्चिम की ओर होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये उत्तर की ओर होनी चाहिए और इस प्रकार से जब आप लोग यूज करेंगे अपने हाथ को तो ये जो अंगूठा है वो आपको नीचे की ओर दिखाई देगा। ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो नीचे की ओर यहाँ पर दिशा होगी। एक प्रश्न और पूछा गया था कि जो हमारा विद्युत मोटर होता है उसमें किस नियम का यूज किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विद्युत मोटर में जो आपका इंड्यूस्ड करंट होता है उसके लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं विद्युत जनरेटर की तो उसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है और वस्तु की जो दूरी है वो आपकी 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो आपकी वस्तु है उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको बताना था कि जो हमारा इमेज बनेगा उस इमेज की ऊंचाई कितनी होगी। तो ये प्रश्न 2-3 फार्मूलों पर है, तो इसीलिए इसको ज़रा अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए फार्मूला क्या होता है, तो लेंस के लिए फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ध्यान आपको क्या रखना है कि लेंस हमारा उत्तल है तो फोकस दूरी भी आपकी पॉजिटिव होगी, जो आपकी वस्तु की दूरी है ये हमारी निगेटिव होगी और वस्तु की ऊंचाई की बात करें तो ये तो हमेशा ही हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के होता है ऊपर। अब यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो f की जगह पर 16 करेंगे, b हमें फाइंड आउट करना है और u की जगह पर आप लोग करेंगे -24। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद में 1/b से आप लोग सॉल्व करेंगे तो 1/60 माइनस 1/24 होगा। ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये इधर आएगा तो पुनः माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 24 और 16 का एलसीएम आपका 48 होता है। ऊपर 16 3 48 तो ऊपर 3, 24 दूनी 48 तो -2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 48 सेंटीमीटर और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारे v की वैल्यू आई है वो भी आपकी पॉजिटिव है, यानी कि जो इमेज है वो आपके अपोजिट साइड में बन रहा है। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, तो हमको यहाँ पर निकालना है जो आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाई आपके वस्तु की ऊंचाई इक्वल टू आपके प्रतिबिंब की दूरी डिवाइडेड बाई वस्तु की दूरी। तो 3 चीज़ें हमको पता है, h डैश हमको फाइंड आउट करना है तो h डैश हम लोग एज इट इज रखेंगे, h की जगह पर हम लोग यहाँ से 2 रखेंगे, उसके बाद में v की जगह पर हम लोग 48 रखेंगे और u की जगह पर हम लोग रखेंगे -24। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो आपके इमेज की हाइट है वो आएगी -4 सेंटीमीटर और -4 सेंटीमीटर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो आपकी इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है और कुछ इस प्रकार का केस आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा वस्तु है ये F1 के कहीं परे होगा और इस प्रकार से जो इमेज है वो 2F2 के और आगे देखने को मिलेगी और आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज बनी है वो बिल्कुल रियल है। ये जो इमेज है वो वस्तु से बड़ी है और अगर हम लोग इस इमेज की बात करते हैं तो ये जो इमेज है वस्तु से बड़ी हो गई, रियल है और ये आपकी इमेज है उल्टी। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा। देखिए बड़ा वाला जो स्थिति है वो आपको सिर्फ अवतल दर्पण में देखने को मिलेगा। किसमें, जो हमारा अवतल दर्पण है सिर्फ इसी में ये स्थिति देखने को मिलेगी। जबकि अगर आपके पास में उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण में जो हमारा इमेज है वो हमेशा दर्पण के पीछे नहीं बनता है। सिर्फ एक केस होता है जिसमें दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है,
लेकिन वहाँ पर जो इमेज है वो आपके वस्तु से हमेशा छोटी होती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक केस ऐसा होता है जब दर्पण के पीछे बनता है और ये आपके वस्तु से बड़ा होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, ये मैं क्लियर नहीं हूँ कि दूर की वस्तुओं को छोटा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैंने आपको दर्पण वाले वीडियो में अच्छे से बताया भी था कि यहाँ पर यूज होता है उत्तल दर्पण का। कॉन्सेप्ट यही है कि उत्तल दर्पण जो आपका होता है वो इमेज को यहाँ पर मतलब दूर के एरिया को छोटे में दिखा देता है, यानी कि जो इमेज बनाता है वो छोटा बनाता है और इसीलिए गाड़ियों के रियर व्यू में भी इसी का यूज किया जाता है। वहीं पर अगर हम लोग नाई और सेविंग मिरर की बात करते हैं तो इसमें आपके अवतल दर्पण का यूज होता है। अब आते हैं बायोलॉजी पर। तो बायोलॉजी में एक प्रश्न पूछा गया था कि मेंडल के द्विहाइब्रिड संकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके F2 में फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो इसको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली अनुपात पूछा है तो आप लोग लिख देंगे 9:3:3:1। तो ये आपका अनुपात यहाँ पर होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल आपके 9 प्लांट यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि राउंड येलो सीड, उसके बाद में राउंड ग्रीन सीड, उसके बाद में फिर रिंकल्ड येलो सीड, फिर आपका एक रिंकल्ड ग्रीन सीड। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्रॉस मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जीवन की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है या फिर जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ये किसने दिया था। तो ये दिया था हमारे चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। तो इस प्रकार से तीसरे शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो नीचे कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछिएगा, या फिर व्हाट्सअप नंबर भी आप सभी के पास में है। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप लोग अपने सारे डाउट भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।